बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ऐसे के लर्निंग और आज की इस एपिसोड में हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th सिंटेक्स बुक बायोलॉजी और इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। हम आज डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली ये दो टर्म्स हैं। बायो मीन्स लाइफ या लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जबकि डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन यानी चेंजेस। डेफिनेशन होगी ये द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका दूसरा नाम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी हो सकता है, इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन और अमंग द स्पीशीज़ एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है वो ज़मीन के मुख्तलिफ रीजन में पाया जाता है, मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं। उस स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान क्या वेरिएशन है, क्या चेंजेस हैं। अगर हम बात करें इंसान एक स्पीशी है होमो सैपियन। इंसान मुख्तलिफ रीजन में पाया जाता है और मुख्तलिफ रीजन में इंसानों में वेरिएशन पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें मुख्तलिफ प्लांट्स की, कोई भी एक प्लांट हम ले लेते हैं, वो एक एरिया में अगर मौजूद हैं तो वहाँ पर उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो अलग होती हैं, जबकि वही प्लांट अगर किसी और एरिया में मौजूद है तो वहाँ पर उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। तो इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी स्पीशी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं अगर जियोग्राफिकल चेंजेस आ जाएँ। ज़मीन के मुख्तलिफ रीजन में अगर वो मौजूद हैं तो क्या चेंजेस होंगी, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स चेंजेस यानी वेरिएशन। तो लाइफ के अंदर, ज़िंदा चीज़ों के अंदर क्या वेरिएशन होती है, क्या चेंजेस होती हैं, इनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। नंबर 1, बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बन सकती है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर एंड फूड। कुछ प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ मेंशन है जो बायोडाइवर्सिटी की मरहून मिन्नत हमें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक प्लांट की बात करें, वो ऐसे एरिया में पाया जाता है जो कि बिल्कुल ठंड एरिया है, ठीक है, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ उसके अंदर मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक्स डिवेलप होते हैं। और वही प्लांट, वही पौधा अगर कहीं और ऐसा एरिया में पाया जाता है जहाँ पर मौसम गर्म रहता हो, तो वहाँ पर उसके अंदर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। तो मुख्तलिफ़ जो है प्रोडक्ट्स हमें मिल सकती हैं, जैसे फाइबर है, ऑयल है, डाइज है, रबर है, वाटर वगैरह, ये सारी प्रोडक्ट्स हमें बायोडाइवर्सिटी की मरहूनत मिन्नत मिलती है। नंबर 2, it also stabilizes the ecosystem by recycling the numbers, reduce the amount of pollution by means of forest। बेसिकली इकोसिस्टम को स्टेबलाइज भी करता है, जिसमें उन्होंने यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं कि फॉरेस्ट की ग्रोथ होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पोल्यूशन की अमाउंट को रिड्यूस किया जाता है और रिसाइकलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है। नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज। ड्रग डिस्कवरीज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम जस्ट स्कॉर्पियन की मिसाल ले लें तो वो स्कॉर्पियन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉर्पियन हैं और उन स्कॉर्पियन में एक होता है पॉइज़न मतलब मिलता है। वो पॉइज़न मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। तो अब हर स्कॉर्पियन में वो पॉइज़न नहीं पाया जाता। कुछ ख़ास एरिया के जो स्कॉर्पियन हैं वहाँ पर ये पॉइज़न और जो ड्रग्स हैं वो पाई जाती है, उसके अंदर भी निकाली जाती है और मुख्तलिफ़ ड्रग्स बनाई जाती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उस बायोडाइवर्सिटी का ही फ़ायदा है, यानी चेंजेस का ही फ़ायदा है कि एक जगह पे जो स्कॉर्पियन है वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, जबकि दूसरी जगह जो स्कॉर्पियन है वहाँ पर हमें बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलती हैं उसी स्कॉर्पियन की वजह से। ये बायोडाइवर्सिटी की ही जो है इम्पोर्टेंस है। ठीक है। मुख्तलिफ ड्रग्स डिस्कवर होती हैं इसी बुनियाद पर। इट आल्सो ब्यूटिफाइज द नेचर विद लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स विच एनहांसेस द टूरिज़म। मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ जो है एनिमल्स पाए जाते हैं, ट्रीज़ पाई जाती हैं, जो कि आप ये कह लें कि नेचर को ब्यूटिफाई करता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये बात करें कि
रोज़ की गुलाब की बात करें, रोज़ की बात करें तो वो मुख्तलिफ़ एरिया में पाया जा सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म के कलर फ्लावर्स की सूरत में पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से नेचर ब्यूटीफाई होता है। अगर सिर्फ एक पिंक कलर में गुलाब मौजूद हों, रोज़ मौजूद हों, तो इससे इतनी खूबसूरती नहीं आ सकती जितनी मुख्तलिफ़ वेरिएशन से आ सकती है, ठीक है। तो पहली खूबी ये है कि मुख्तलिफ़ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं और दूसरी खूबी ये है कि प्रॉपर्टी ये है, ये इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्टेबलाइज़ करता है इकोसिस्टम को, ठीक है। नंबर 3 ये है कि ड्रग डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नंबर 4 कि ये नेचर को ब्यूटीफाई करता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? टू स्टडी सच ए डाइवर्स स्पेक ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, बायोलॉजी हैज क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, दिस ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखें, बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स मौजूद हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स की मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ प्लांट्स ले लें, लातादाद प्लांट्स मौजूद हैं, इसी तरह से लातादाद एनिमल्स मौजूद हैं, बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं। सो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इनको हम क्लासीफाई करेंगे और क्लासीफाई करने के बाद हम इनको ग्रुप्स बनाएंगे, सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर या डिसिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर ग्रुप्स बनाएंगे और उन ग्रुप्स को फिर ये है कि जी हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो वो जो ग्रुपिंग है ऑफ ऑर्गेनिज्म की वो क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है। लिविंग थिंग्स की ग्रुपिंग बनाना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है। इनके यूनिट्स हैं स्पीशी, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, बहुत सारे यूनिट्स हैं। सो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 स्पीशी। स्पीशी वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बहुत सारी खूबियाँ यूनिक हो, जिनकी बहुत सारी खूबियाँ एक जैसी हों, जिनमें सेम क्रोमोसोम नंबर मौजूद हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो तमाम ह्यूमन के अंदर क्या मौजूद है? सेम क्रोमोसोम मौजूद है, 46 क्रोमोसोम मौजूद है। और सबसे अहम बात यह है कि तमाम ह्यूमन्स की खूबियाँ बहुत सारी मैच करती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हों, सेम क्रोमोसोम हों। और सबसे अहम बात यह है कि वो इंटरब्रीड करे, वो दूसरे के साथ मिले और बच्चे पैदा करे और वो बच्चे मज़ीद आगे जाके मज़ीद बच्चे पैदा कर सके, मज़ीद अपनी तादाद बढ़ा सके, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्पीशी। जेनस, एक जैसे स्पीशी को अगर हम मिलाएं तो वो क्या बन जाता है? जेनस। इसी तरह से फैमिली, एक जैसी जेनरस को मिलाकर क्या बन जाती है? फैमिली। और एक जैसी फैमिलीज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्डर। और एक जैसी ऑर्डर्स मिल जाती हैं तो क्या बन जाती? क्लास। और एक जैसी क्लासेस जब मिल जाती तो वो बनाते हैं किंगडम। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को पढ़ना ताकि उनको स्टडी करना आसान हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम अपने घर में अपने क्लोथ्स को अरेंज करते हैं तो हम टी शर्ट्स को अलग रखते हैं और पैंट्स अलग रखते हैं, सॉक्स अलग रखते हैं, शूज़ अलग रखते हैं। बेसिकली वजह यह है ताकि हमें पढ़ने में क्या हो? आसानी हो, समझने में क्या हो? आसानी हो। हम एक मेडिकल स्टोर की बात करें तो वहाँ पर ड्रग्स रखी जाती हैं, मुख्तलिफ ड्रग्स, टेबलेट्स अलग रखी जाती हैं, सस्पेंशन अलग रखी जाती हैं, एंड देन सिरप अलग रखी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अलग अलग जगह पर रखी जाती हैं जिनकी खूबियाँ एक जैसी हों। अगेन बिल्कुल मैच नहीं करती, लेकिन दूसरों से कंपेयर करके उन 2 चीज़ों की खूबियाँ या 10 चीज़ों की खूबियाँ क्या होती हैं? आपस में मिलती रहती हैं, इसलिए हम उनको अलग ग्रुप बना कर रखते हैं, ठीक है। और सेकंड पर्पस है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ बेसिकली, ठीक है। ये बहुत डिटेल का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इतना याद रखें कि एक ऑर्गेनिज्म बेसिकली कहाँ से इवॉल्व हुआ है और ये ऑर्गेनिज्म आगे किस में जो है ना ये इवॉल्व होगा, ठीक है। आगे नई किस जो है ऑर्गेनिज्म में ये चेंज होगा, तो उसको कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसको पढ़ना ये बायोडाइवर्सिटी की जो है क्लासिफिकेशन की एम है, ठीक है। टैक्सोनॉमी, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन को पढ़ना और नेम देना, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन बनाना और उनको नेम देना, ये क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी, ठीक है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो इनकी मुख्तलिफ़ क्लासेस साइंसदानों ने बनाई हुई है और सबसे अहम बात यह है कि उनको अलग से नाम दिए हुए। इस ब्रांच को हम देते हैं टैक्सोनॉमी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में पेश की थी। इसके लिए उन्होंने 3-4 बातें सामने रखी थी, उसकी बुनियाद पर उसने ये डिवीज़न की थी। वो बेसिस कहलाती हैं, 4 या 2 या 3 या 5 बातें जो हैं उनकी बुनियाद पर जिसने क्लासिफिकेशन की थी। सो वो बातें कौन कौन सी हैं, वो बेसिस कौन कौन सी है? नंबर 1 यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, नंबर 1। नंबर 2 यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। ये 2 बेसिस हो गई। नंबर 1 क्या था? यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। नंबर 2 क्या है? यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। नंबर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये खुराक कैसे खाते हैं, ठीक है। क्या ये ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटेरोट्रॉफ्स हैं?
क्या ये खुराक अपनी खुद बनाते हैं या दूसरों से खुराक हासिल करते हैं। और फिर ऑटोट्रॉफ्स में हेटरोट्रॉफ्स में हमारे पास क्या है कि ये एब्जॉर्प्टिव है या इंजेस्टिव है, यानी ये खुराक जज़ब करते हैं, ठीक है, जैसे हम क्रीम लगाते हैं तो बॉडी में जज़ब हो जाती है, या फिर इंजेस्टिव है, जैसे हम इंसान खुराक खाते हैं, इनगल्फ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंजेस्टिव टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो 3 बेसिस थी, नंबर 1 यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है, नंबर 3 ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में सिर्फ इतना फ़र्क है। अच्छा, उससे पहले हम यूनिसेलुलर को कवर करते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि एक सेल का बना हुआ है, और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है। यूकैरियोटिक का मतलब, प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद ना हो। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि डबल लेयर न्यूक्लियस मौजूद ना, ठीक है, और यूकैरियोटिक में डबल लेयर न्यूक्लियस मौजूद होता है। और देन ऑटोट्रॉफ्स खुद खुराक बना सकते हैं, हेटरोट्रॉफ खुराक खुद नहीं बना सकते। इंजेस्टिव खुराक को निगलते हैं और एब्जॉर्प्टिव खुराक को सिर्फ जज़ब करते हैं। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं। नंबर 1, ठीक है, किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम इट इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, तमाम यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स इस ग्रुप में उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जांपल है। दोबारा रिपीट करते हैं, किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट मौजूद हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जांपल है। किंगडम प्रोटिस्टा is a place for the cell, the eukaryotic unicellular organism except yeast, which some of them have like features of both plants and animals, like most protists are aquatic. यहाँ पर उन्हें बेसिक जो पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। पहले ग्रुप में हमारे पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक था, यानी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, जबकि इस ग्रुप में यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है। इसमें यूनिसेलुलर भी है, एक सेल से बॉडी बनी हुई है, और यूकैरियोटिक है यानी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। एग्जांपल्स हैं, इंक्लूड्स प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर अर्च। नंबर 3 फंजाई इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक, एक से ज़्यादा सेल से बॉडी बनी हुई है, और यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। एक क्लोरोफेलस है, क्लोरोफेल मौजूद नहीं है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स खुराक को जज़ब करते हैं, खाते नहीं हैं, इनगल्फ नहीं करते। सेल वॉल मौजूद है, और सेल वॉल किसका मौजूद है, काइटिन का, ठीक है। प्लांट्स में हमने बात की थी सेलुलोज का बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर काइटिन का बना हुआ है। इनकी बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मौजूद है, जिसको माइसीलियम कहते हैं, और माइसीलियम खुद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं हाइफी। एग्जाम्पल्स क्या है, मशरूम और म्यूकर। किंगडम प्लांटी इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल मौजूद है बॉडी में, यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, फोटोसिंथेटिक यानी ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और इसके एग्जांपल हैं सनफ्लावर एंड रोज। किंगडम एनिमेलिया मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है, यूकैरियोटिक है यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। इंजेस्टिव टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ्स हैं, हेटरोट्रॉफ्स तो हैं अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, और इंजेस्टिव टाइप है। इंजेस्टिव का मतलब ये होता है कि जी ये अपनी खुराक को जज़ब करेंगे, इनगल्फ करेंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स मौजूद होते हैं। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन यानी ये रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, और इनवर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस इज़ अ नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट, नॉन सेलुलर यानी इसमें सेल मौजूद नहीं है। ऑब्लिगेट ऐसा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी ये वो पैरासाइट है जो लिविंग थिंग के अंदर मौजूद रहता है और उससे खुराक हासिल करता है। लिविंग थिंग के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता, या अपनी सेल की तादाद नहीं बढ़ा सकता। इट डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, यानी ये सेल के जो पार्ट्स हैं ये मौजूद नहीं हैं, और सेल का फंक्शन इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन बट डू हैव न्यूक्लियर मटीरियल इधर DNA और RNA, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मटीरियल मौजूद होता है, DNA और RNA मौजूद होता है। इट हैज़ एक प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, इसमें एक प्रोटीन कोट होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैप्सिड, दैट इंक्लोज द न्यूक्लिक एसिड। वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड को इंक्लोज करता है। जैसे मैंने ऊपर अभी बात की थी कि इसमें DNA और RNA मौजूद होता है, इसलिए वो प्रोटीन कोट उस पूरे न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, कवर करता है। इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ द 5 किंगडम, 5 किंगडम में हम नहीं रखते, और ये मुख्तलिफ बीमारियाँ कॉज करती है। इट कॉजेज नंबर ऑफ डिजीज इन प्लांट लाइक टोबैको, मोज़ेक डिजीज़, एनिमल लाइक कोल्ड फ्लू, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस वगैरह कॉज करते हैं।
प्रिंसिपल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल यानी एक ऐसा नाम जो कि दो अल्फाज पर मुश्तमिल हैं और ये साइंटिफिक नेम कहलाता है ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। सो उसकी प्रिंसिपल्स क्या है? सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड फॉर रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशी आर, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं जो कि यूनिवर्सली अडॉप्टेड, यूनिवर्सली उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। और वो कौन से रूल्स रेगुलेशन है? नंबर 1, अगर फॉर एग्जाम्पल हम हैंड राइटिंग में लिखेंगे साइंटिफिक नाम तो उसको हम इटैलिक कहेंगे, अगर प्रिंट करेंगे इटैलिक बनाएंगे, ठीक है। अगर हमने प्रिंटेड फॉर्म में लिखना है तो इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जैसे तिरछा होता है, नंबर 1। और अगर हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, ये नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड रूल क्या है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज़ जेनरिक, हमेशा जनरल से ताल्लुक़ होगा फर्स्ट जो नाम है, और स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जबकि सेकंड नाम जो होगा वो हमेशा जो है स्पीशी का होगा, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या था कि हम जो है अगर प्रिंटेड फॉर्म में लेंगे तो इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, और अगर हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे। सेकेंडली बात यह है कि फर्स्ट नाम जो है वो जेनस का है जो कि कैपिटल होगा, और सेकंड नाम जो है उसका स्पीशी से ताल्लुक़ रखता है और जिसको कैपिटलाइज नहीं करते, इसलिए इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। When the scientific name is written first time, it is written full, but when it is repeated several times, it is abbreviated. For example, अगर हम पहली दफ़ा लिखेंगे तो फुल फॉर्म लिखेंगे, लेकिन अगर मल्टी टाइम लिखेंगे, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म एब्रिएशन फॉर्म में लिखते हैं, जैसे रोज़ा इंडिका फुल फॉर्म में, और अगर हम बार बार लिखेंगे तो आर इंडिका भी कह सकते हैं। सम टाइम द ऑथर नेम अपीयर्स आफ्टर स्पीशी, कभी कभी ऑथर का नाम भी हम स्पीशी के बाद लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है मैंजीफीरा इंडिका एल, मैंगो का नाम है, एल का मतलब लीनियस ने, ये डिस्क्राइब बाय लीनियस ने बेसिकली ये नाम दिया था, ठीक है। तो कभी कभी हम उस साइंटिस्ट का भी नाम लिखते हैं शॉर्टकट फॉर्म में जिसने नाम दिया है, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की केयरिंग करना, सेव करना, और यानी डेंजर से बचाना। तो अगर हम ये सिंपल स्पीशी की बात करें, लिविंग थिंग्स की बात करें, तो उसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। अगर हम बायोलॉजी में बात कर रहे होते तो स्पीशी को कंजर्व करना, सेव करना, महफूज करना, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। रीज़न टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों रीज़न हम मतलब ज़रूरी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें? नंबर 1, ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल टू आवर लाइफ ऑन अर्थ। बहुत रिसोर्सेज हमें मिलती हैं, जैसे हमने पहले इंपॉर्टेंस में बात की थी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को जो है कंजर्व करें। नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी boost ecosystem productivity where each species can easily survive in their habitat. If the one will not conserve biodiversity, so food chain and ecosystem will be in imbalance. इकोसिस्टम एक बैलेंस सिस्टम होता है, कोई प्रोड्यूसर होते हैं, कोई कंज्यूमर होते हैं, कोई प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। इसमें से अगर फॉर एग्जाम्पल फूड चेन बनता है, अगर एक भी पॉइंट हम हटा देते हैं तो इससे पूरी वो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको जो है कंजर्व रखें। विद मोर प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स द सॉइल इम्प्रूव्ड एंड बिकेम्स स्ट्रॉन्गर, लेस प्रोन टू इरोजन, ड्राउट एंड फ्लडिंग। लाजमी सी बात है, अगर हम ट्रीज़ को कंजर्व रखते हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी का मेन पॉइंट है, मेन पार्ट है, इससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन कम हो जाएगी और सॉइल इम्प्रूव हो जाएगी और ड्राउट और फ्लडिंग नहीं होगी। प्रॉब्लम इज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नंबर 1, लेक ऑफ अवेयरनेस है। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है भाई? लेक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को पता नहीं है कि हमने क्या काम करना है। नंबर 1, वीक गवर्नेंस है, गवर्नेंस भी वीक है, बहुत स्लो डिसीजन लेती है, और जब डिसीजन लेती है तो आगे जाकर इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकती। एंड नंबर 3, लेक ऑफ फंडिंग भी है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, जो कि डेवलप होगी तो बहुत सारी चीज़ों की नीड होगी, इसलिए इस पर ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ को काट देना, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। जंगलात को काटना, इसको हम क्या नाम देते हैं? डिफॉरेस्टेशन। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या हो सकता है? नंबर 1, माइनिंग, भाई चीज़ें निकाली जाती हैं, मादनियात निकाली जाती है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है। नंबर 1, पेपर मेकिंग, पेपर बनाए जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है दरख्तों से, ठीक है, उसके लिए काटे जाते हैं। अर्बनाइजेशन, सोसाइटीज़ बनती हैं, टिम्बर फॉर मेकिंग, यानी टिम्बर और लकड़ी हासिल की जाती है फर्नीचर वगैरह के लिए। एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ज़मीनें बनाई जाती हैं ताकि ज़मीनें उगाई जा सकें। एंड लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग, और लाइफ स्टॉक के लिए भी जो है जंगलात काटे जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ रीज़न है कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या इफेक्ट्स होंगे? लाजमी सी बात है, नंबर 1 इफेक्ट ये होगा
कि जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो इसके रिजल्ट में होगा ये कि ग्रीन हाउस गैसेस बनेंगे। ठीक है, ये सारी बातें जो हमने डिफोरेस्टेशन की बात की थी, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ जाए, मीथेन गैस की तादाद बढ़ जाए, नाइट्रोजन ऑक्साइड की तादाद बढ़ जाए, तो ऊपर से जो सनलाइट आती है वो सनलाइट ज़मीन के अंदर तो आ जाती है लेकिन वापस नहीं जाती। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, इसकी वजह से फ्लडिंग होती है। और यू कैन से कि जी इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो पहला इम्पैक्ट जो है डिफोरेस्टेशन का वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। सेकंड, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से हमारे पास ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं और कॉज करते हैं फ्लडिंग को। फर्दर ये कि सॉइल इरोजन होती है और लो रेनफॉल भी होता है। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है और कहीं कहीं पर बहुत लो रेनफॉल होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पर फ्लडिंग होती है और जहाँ पर लो रेनफॉल है वहाँ पर ड्राउट की कंडीशन होती है। एंडेंजर्ड एंड एक्सटेंट स्पीशीज़, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द फ्यूचर, एट रिस्क हैं। वो उनकी जो है ना तादाद ख़त्म हो सकती है। उनकी जो है कुछ सालों में यूँ समझ ले कि जी उनको ख़तरा होता है कि उनकी तादाद ख़त्म ना हो जाए पूरी, मतलब सफ़ेद हस्ती से ज़मीन पे मौजूद ही नहीं होंगे कहीं पर। पाकिस्तान में कुछ मौजूद है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ग्रीन सी टर्टल, स्नो लियोपर्ड, मार्को पोलो शीप, यूरोपियन ऑटर, बलूचिस्तान फॉरेस्ट डोरमाउस एंड इंडस रिवर डॉल्फिन, एशियन ब्लैक बेयर और सिन आइबेक्स मार्फोर। ये कुछ स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि इंडेंजर्ड स्पीशी कहलाती हैं और एक्सटेंशन तक जो है ना ये रिस्क पर मौजूद है कि ये एक्सटेंट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।